ऐसे और इश्यूज जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हर एक इंसान, हर एक नागरिक के लिए जो भारत में रह रहा है उसके लिए जानना ज़रूरी है। ऐसे और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज जानने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दों के बारे में। वक्फ बिल के बारे में आप जानते हैं कि आजकल बहुत चर्चा चल रही है। इस समय लोकसभा के अंदर ये बिल जो है वो पास हो चुका है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, आज इस वीडियो से मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी कि जो वक्फ बिल है वो क्या है, उसकी कंट्रोवर्सी क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये जो वक्फ बोर्ड है वो कब बना, प्रॉपर्टी क्या होती है वक्फ की, ये सब चीज़ें आज हम लोग जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बने रहिएगा एंड तक। इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलने वाला है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी कोई भी अपडेट अगर हम आपके लिए लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले इस बिल के बारे में, क्या कंट्रोवर्सी है, प्रॉपर्टी क्या होती है वक्फ की, वक्फ बोर्ड क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में और अमेंडमेंट के थ्रू क्या बदलाव आए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, आज का हम अपना ये सेशन शुरू करते हैं। क्या है ये कंट्रोवर्सी? तो वक्फ बिल 2025 के अंदर लोकसभा में रात को 2 बजे सरकार ने इस बिल को पास किया है। तो आप इस बात से अहमियत तो समझ पा रहे होंगे कि बिल अपने आप में कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना, और कितनी ज़्यादा अहमियत ये बिल जो है वो रखता है। सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा इसके टाइमलाइन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली बार इस बिल का इंट्रोडक्शन अगस्त 2024 के अंदर जो यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उन्होंने किया था। तो अगस्त 2024 में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के अंदर। बाद में चलकर इस बिल के तहत यहाँ पे ये कहा गया जो बिल है वो बनाया जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल। इस बिल के अंदर क्या क्या बातें उन्होंने बोली? सबसे पहली बात कि जो वक्फ एक्ट है 1923 का, उसको रिवोक किया जाएगा। दूसरी बात, जो वक्फ एक्ट है 1995 का, उसके अंदर सर्टन चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पावर्स दी गई हैं वो वक्फ एक्ट 1995 के तहत दी गई हैं। तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव करे जाएंगे। और वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर कुछ टोटल 44 अमेंडमेंट्स यहाँ पर करने की बात करी गई थी। अगस्त 2024 से, पिछले साल से ये बात जो थी वो शुरू करी गई थी। अब आप देखेंगे अगर तो इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पर वक्फ एक्ट 1995 के अंदर यहाँ पे कुछ अनब्रिडल्ड पावर्स, अनकंट्रोलेबल पावर्स हैं जो सरकार ने दी थी। उस समय की तत्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जो पावर्स 1995 के एक्ट के तहत यहाँ पर दी गई थी वक्फ बोर्ड को, कि कोई भी ज़मीन जो है वो उसको क्लेम कर सकते हैं कि वो वक्फ लैंड के अंदर आती है। ये जो अनब्रिडल्ड पावर्स दी गई थी उसके बारे में हम लोग ज़रा आगे देखेंगे। सबसे पहली बात, ये जो एक्ट बनाया गया था, ये अमेंडमेंट लाने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक मेजर पर्पस क्या है कि यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस करे जा सके, साथ ही साथ पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ को स्ट्रीमलाइन करा जा सके। अभी मौजूदा स्थिति के अंदर वक्फ एक्ट के अंदर 1995 में उनके पास ऐसी पावर्स मौजूद थी जो अनकंट्रोलेबल थी। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए सरकार ने यहाँ पर एक अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया, जिसका उन्होंने नाम रखा उम्मीद बिल। क्या नाम रखा? उम्मीद बिल। दैट इज यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट बिल, जिसको उन्होंने नाम दिया उम्मीद बिल, जो अमेंड करेगा किसको? वक्फ एक्ट 1995 को वो अमेंड करेगा। ठीक है, तो ये बिल के तहत क्या क्या चेंजेस हैं जिनको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है? इन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर और गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ बदलाव लेकर आएंगे। सबसे पहला बदलाव क्या होगा कि यहाँ पर अभी तक जितनी भी वक्फ काउंसिल्स हुआ करती थी वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को एंट्री नहीं दी जाती थी। तो जो भी डिसीजंस हुआ करते थे वो जनरली मुस्लिम्स के थ्रू ही लिए जाते थे। इस अमेंडमेंट बिल के तहत यहाँ पे 2 नॉन मुस्लिम्स को ऐड किया जाएगा वक्फ की काउंसिल के अंदर। तो सबसे पहला बदलाव जो है वो ये करा जाएगा। दूसरा, जितने भी स्टेट के वक्फ बोर्ड्स होंगे
उनके अंदर 2 मुस्लिम विमेंस को एंट्री देना मैंडेटरी माना गया है कि अब इस एक्ट के तहत 2 मुस्लिम वुमेन्स नीड टू गेट एन एंट्री इनटू दी वक्फ बोर्ड, जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स है। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने थी, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी, वो थी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, जिसको रिमूव कर दिया गया है बाय द वक्फ, रिमूव कर दिया गया है बाय द यूजर क्लॉज। क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कल को उसे क्लेम कर दिया जाए कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, तो उसको डायरेक्टली बिना किसी चार्ज इन्वेस्टिगेशन के यहाँ पर क्या कर दिया जाता था, उसको ऑटोमेटिकली वक्फ प्रॉपर्टी में ऐड कर दिया जाता था। या फिर अगर कोई किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता भी था तो वो भी बहुत ही क्लोज्ड शेल में इन्वेस्टिगेशन होता था, जिससे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो कोई भी प्रॉपर्टी को कल को आकर वो क्लेम कर सकते थे कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अभी इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। सो दे हैव रिमूव द वक्फ बाय द यूजर क्लॉज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा 2024 का ये जो अमेंडमेंट बिल जो अगस्त में इंट्रोड्यूस किया गया था, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर फर्दर क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड ने तो ये कहा था भैया दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक सब कुछ जो है वो आपका वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आता है। यहाँ तक कि अंबानी का जो घर है एंटीला, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर ही बना गया है। लेकिन यहाँ पे 2024 के अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर फर्दर क्लेम जो है वो वक्फ बोर्ड नहीं कर सकता। और अगर कल को वो कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी जो उनके बोर्ड के अंदर आती है वो वक्फ लैंड है, तो पहले उसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर प्रूव हो गया कि प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो ये भी एक सेकंड फीचर आप इसमें ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग स्ट्रक्चर और गवर्नेंस में देखें, इंपॉर्टेंटली वो मुस्लिम्स जो 5 ईयर्स से ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, वो ही सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी या वक्फ लैंड में डोनेशन, वक्फ बोर्ड में डोनेशन कर सकते हैं। पैरेलली फीमेल इनहेरिटेंस के ऊपर भी यहाँ पर बात करी गई है कि फीमेल्स की और चाइल्ड के प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर भी यहाँ पर बाकायदा ध्यान दिया जाएगा। सो ये कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो गवर्नेंस के अंदर यहाँ पर वक्फ एक्ट के अंदर करने की बात करी गई है। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम यहाँ पे समझे तो ये जो एक्ट बनाया गया था, ठीक है ना, 1995 का जो वक्फ एक्ट बनाया गया था, वहाँ पर एक क्लॉज को ऐड किया गया था जिसको कहते हैं हम सेक्शन 40 क्लॉज। इस क्लॉज के तहत इनको एक यूनिलेटरल पावर दी गई थी कि वो किसी भी लैंड को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है क्या, जब 1991 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ एक्ट के अंदर सर्टेन चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया था और बोर्ड को कहा गया था कि हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप कोई भी प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में क्लेम कर सकते हैं कि ये वक्फ लैंड आती है। तो आप सोच रहे हैं कि कोई भी लैंड, कल को किसी की भी ज़मीन जो है उसको वो क्लेम कर सकते हैं कि ये लैंड जो है वो वक्फ की लैंड है, वो वक्फ बोर्ड के तहत उस लैंड के अंदर उनकी प्रॉपर्टी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है। तो 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इस चीज़ के ऊपर कंपनसेशन के लिए कहा कि हम किसी भी लैंड के ऊपर, आप किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकते हैं, वो राइट जो है हम आपको दे रहे हैं। तो कल को किसी का घर हो, कोई भी रिलीजियस प्लेस हो, कोई भी स्कूल, एजुकेशनल सेंटर्स हो, किसी भी जगह को क्लेम करा जा सकता है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर आती है। सो दिस वाज सेक्शन 40 जिसको ऐड किया गया था, जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग इस समय जो रिसेंट अभी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट चली है उसकी डेटा के हिसाब से देखिए, जो अमित शाह जी ने वहाँ पे डेटा बताया है, उस डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 1913 से लेकर 2013 के बीच में कुछ 18 लाख एकड़ ऑफ लैंड है जो वक्फ लैंड के अंदर आती थी। लेकिन ये 100 सालों के अंदर तो ये रहा, लेकिन उसके बाद 2013 से 2025 के बीच में कुछ 12 साल के भीतर ही 21 लाख एकर्स ऑफ लैंड को और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर लिया गया आपकी वक्फ लैंड के अंदर। तो आप देख रहे हैं कितनी लार्जर स्केल में, पूरी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, कितना बड़ा लार्ज एरिया है जो पूरा का पूरा आपके वक्फ लैंड के अंदर ही आता है। अगर हम और पर्टिकुलर फिगर्स की तरफ बढ़ते हुए देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इनके जो नंबर्स हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा तो इनके पास एस्टेट्स हैं, 8.5 लाख से ज़्यादा इनके पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं और 16,000 से ज़्यादा इनके पास मूवेबल प्रॉपर्टी। इतनी प्रॉपर्टी तो इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी के पास भी नहीं है जितनी प्रॉपर्टी वक्फ के पास हुआ करती है, जिसके तहत यहाँ पर चेंजेस को इन्वोक करने की बात करी गई है। रीसेंट सर्वे के हिसाब से ये भी बात पता चली कि दिल्ली के 77% एरिया
वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि वो वक्फ लैंड के अंदर ही आता है। सो दिल्ली के हाई कोर्ट से लेके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तक, इलाहाबाद का हाई कोर्ट, यहाँ तक कि प्रयागराज, या हम बोले कि जहाँ पे जिस जमीन के ऊपर महाकुंभ को अभी बनाया गया है, जो क्लेम करा जाता है कि वो भी वक्फ लैंड के अंदर ही आता है। आरएसएस की लैंड, भोपाल, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के अंदर ऐसी लैंड्स है जिसको उन्होंने क्लेम करा है। अंबानी का अपना खुद का घर, उस एंटीला को भी बोलते हैं कि वो भी वक्फ की लैंड के ऊपर ही बनाया गया है। तमिलनाडु के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो पूरे के पूरे गांव ही वक्फ लैंड के अंदर आते हैं। गुरुद्वारे की ज़मीन हरियाणा के अंदर, ऐसी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ जिसको वो क्लेम करते हैं कि वो वक्फ लैंड के भीतर ही आती हैं, वो सब वक्फ बोर्ड उसको एक्वायर कर चुका है। फर्दर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग इस बारे में कई बार बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली दी ऑपोजिट साइड ऑफ द कम्युनिटी, जहाँ वो ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर हम लोग बारीकी से इस बात को समझें तो शायद इतना विस्तार रूप से जो बात वक्फ लैंड के ऊपर या वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर करी गई है, वो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन हुआ है। सबसे पहले इस बिल का प्रपोजल, इस बिल का इंट्रोडक्शन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास गया। फिर जेपीसी ने एक सर्वे को रोल आउट किया पैन इंडिया लेवल पे, जिस सर्वे के तहत उनके पास 97 लाख मेमोरेंडा आया है, जो सिटीजन्स और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आया है, जिसमें मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने भी पार्टिसिपेट किया है। और कंटिन्यूस डिस्कशंस और सर्वेस के बाद, जहां पर लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कम्युनल कंसर्न्स को भी ध्यान में रख के जेपीसी कमिटी ने कंप्लीट डिटेल डिस्कशन के बाद इसको फर्दर प्लेस किया था लोकसभा के अंदर। सो अगर हम लोग एक तरीके से देखें यहाँ पे, सो इंडिया के अंदर जो ये वक्फ बोर्ड है उसको ऐसी अनलिमिटेड पावर्स दी गई हैं। जब हम लोग कंपैरिजन में देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इतनी पावर्स तो उन कंट्रीज के अंदर भी नहीं है जो एक्चुअली में मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्योंकि वहां पर भी वक्फ बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल के भीतर आता है। लेकिन भारत के अंदर यहाँ पे ये जो वक्फ बोर्ड है वो अनब्रिडल्ड पावर्स को इस्तेमाल करता है। तो ये तो हम लोगों ने बिल के रिस्पेक्ट में चीज़ों को समझा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस बात को भी समझते हैं कि ये जो मामला है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये क्लेम कब से शुरू हुआ भारत के अंदर। सो एक बार ज़रा हम इन चीज़ों को भी यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, उसको भी हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। सो जब हम लोग वक्फ के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा हम इसके इतिहास को समझने की कोशिश करें, आपको एक बात समझनी है कि वक्फ को एक समय पर एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया था, जिससे भारत के अंदर इस्लाम की डोमिनेंस को बढ़ाने के ऊपर काम किया गया था। तो एक दौर जिस समय सल्तनत और मुगल्स का यहाँ पे दौर हुआ करता था, उस दौरान जितनी भी आपकी हिंदू लैंड्स हुआ करती थी, उन हिंदू लैंड्स को फोर्सफुली कन्वर्ट करवा दिया जाता था, उसका कन्वर्जन हो जाता था वक्फ लैंड्स के अंदर। लोकल लेवल्स के ऊपर ये जो वक्फ लैंड है उसका जो केयर टेकर होता था वो होता था मुतावली। सो मुतावली कौन होता है? मुतावली वो व्यक्ति है, वो इंसान है जो किसी भी तरीके की वक्फ लैंड को, जो किसी डेडिकेटेड पर्पस के लिए असाइन करी गई है, मान लीजिए कोई लैंड है जो मॉस्क के लिए रखी गई है, कोई लैंड है जिसको मदरसा के लिए रखा गया है, या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज़ करा जा रहा है, मुतावली इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि वो डेडिकेटेड लैंड सिर्फ उसी के लिए ही इस्तेमाल हो। इस मुतावली के प्रोविजन के अंदर इनको जो सुपरवाइज करने वाली बॉडी हुआ करती थी वो हुआ करती थी आपकी काजीज। तो यहाँ पर हिंदू लैंड्स को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाकर सल्तनत और मुगल के दौरान पर यहाँ पे उसमें उनको वक्फ लैंड बना दिया जाता, यहाँ पे फर्दर प्रोसेलिटाइजेशन होता था और यहाँ पे उनको फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन करने के लिए प्रेशर करा जाता था कि या तो आप रिलीजन कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो आपकी जो लैंड है वो हिंदूज को कहा जाता था वो वक्फ के पास चली जाएगी, तो आप रिलीजियसली या तो कन्वर्जन कर लीजिए। वो रिलीजियस कन्वर्जन भी यहाँ पे, और ये बहुत लंबे दौरान तक सल्तनत और मुगल काल के दौरान चलता रहा। लेकिन ये मामला जब मुस्लिम रूल का भारत में डाउनफॉल होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे करके यहाँ पर इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गई, और भारत में उसी दौरान किसका राज्य शुरू हो गया? ब्रिटिश रूल का। अब ब्रिटिशर्स ने शुरुआती दौर में कुछ बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान दिया नहीं, बहुत ज़्यादा लैंड अपीसमेंट के ऊपर काम करा नहीं, लेकिन 1919 के दौरान जब पहला वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ, उसके बाद भारत के अंदर इन्होंने एक एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम लोग कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मोंटाक्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म, जिसमें हमने ये देखते हैं कि बहुत सारी कम्युनल टेंशन्स उसके बाद भारत के अंदर स्टार्ट हो गई और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती थी कि कहीं ना कहीं हम मुस्लिम्स को अपनी तरफ वोट बैंक के लिए अपील करना शुरू कर दें, जो भारत में आज भी हमें कई जगहों पे देखने को मिलता है।
कई बार पॉलिटिकल इलेक्शंस में हम इस चीज़ को देखते भी हैं। तो उस दौरान कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को एक वोट बैंक की तरह अपीज करना शुरू कर दिया और इसी को इन्होंने यहाँ पर जन्म दिया, द कॉम्पिटिटिव एथनिक बिडिंग। कॉम्पिटिटिव एथनिक बिडिंग का मतलब है जहां पर इन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स को करना शुरू करा कि रिलीजन के आधार पर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपनी तरफ टारगेट किया जाए और वो उनका वोट बैंक बनकर रह जाए। सो मल्टीपल जब ये पोजीशंस चलती रही, इसके बाद ब्रिटिशर्स के दौरान भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी मल्टीपल यहाँ पर वक्फ एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बॉम्बे और यूपी के अंदर भी। और इस वक्फ एक्ट के अंदर बहुत सारी भारत के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वक्फ लैंड के रूप में माना गया। सो 1995 में ये जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम लोग वक्फ एक्ट 1995 कहते हैं, जिसमें उन्हें भारत के अंदर अनलिमिटेड पावर्स दी गई थी किसी भी लैंड को एक्वायर करने के लिए। सेक्शन 40 को उसमें ऐड किया गया था उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा। उसी एक्ट के द्वारा उन्होंने प्रेशराइज फॉर्म में लैंड्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया, फाइनेंशियल प्रेशर्स डालने शुरू कर दिए, रिलीजियस कन्वर्जन्स यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर शुरू हो गए और उसने हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़े लार्ज स्केल के अंदर इम्बैलेंसेस को क्रिएट करना शुरू कर दिया। सो आज सरकार इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बिल को इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसको नया नाम दिया उन्होंने उम्मीद बिल। उम्मीद है कि आपको भी ये बात हमारे द्वारा समझ में आई होगी जो हम यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर इस बिल को लेकर आने में बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठी है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बात कही है कि किसी तरीके के कम्युनल क्लैशेस या रायट्स या प्रोटेस्ट भी हो सकता है, संभावना तौर पे भारत में हो सकते हैं। बहरहाल इस बिल के इंट्रोडक्शन से हमें ये समझ में आता है कि ये बिल भारत में लेकर आना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, कितना इम्पॉर्टेंट था। और सिर्फ ये बात भी हमें देखती है कि इससे सिर्फ नॉन मुस्लिम्स नहीं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी किसी तरीके का बेनिफिट नहीं हो रहा था। अभी इस बिल का इंट्रोडक्शन और ये पास हो चुका है आपका लोकसभा के अंदर। इसके थ्रू हमने जानने की कोशिश करी कि ये वक्फ बिल कंट्रोवर्सी क्या है। आई होप आपको ये कंट्रोवर्सी के बारे में चीज़ें और इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे और इश्यूज़ जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हर एक इंसान, हर एक नागरिक के लिए जो भारत में रह रहा है उसके लिए जानना ज़रूरी है। ऐसे और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डेफिनेटली कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये बिल कितना ज़्यादा अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है और हमारी सोसाइटी के अंदर ये किस तरीके के रेलिवेंट चेंजेस को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। सो स्टे ट्यून फॉर द फर्दर अपडेट्स। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड लक।